नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम जनता मांगी जवाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। जनता मांगी जवाब में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में शराब नीति को लेकर जो सियासत मची हुई है उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में शराब नीति पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। सरकार ठेका सिस्टम की वापसी पर मंथन कर रही है तो विपक्ष ने इसे ठेकेदारों से साठगांठ बताकर मोर्चा खोल दिया है। राजस्व बढ़ाने की कवायद अब सियासी जंग में बदल चुकी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में शराब नीति हमेशा से ही एक राजनीतिक मुद्दा रही है। साल 2017 में रमन सरकार ने शराब बिक्री का सरकारी सिस्टम लागू किया था, जिसे भूपेश सरकार ने भी जारी रखा, लेकिन अब विष्णुदेव साय सरकार उसे बदलने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि मौजूदा आबकारी नीति से राजस्व लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11,000 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन 3,000 करोड़ की कमी रह गई। अब सरकार ने लक्ष्य बढ़ाकर 12,500 करोड़ रुपए कर दिया है और यही दबाव आबकारी नीति में बदलाव की वजह बन गया है। लेकिन कांग्रेस ने सरकार के इस रुख को सीधे सीधे ठेकेदारों से साठगांठ बताया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि शराब का कारोबार निजी हाथों में देने की तैयारी चल रही है। अब गली मोहल्लों में शराब की खुलेआम बिक्री शुरू हो जाएगी। आज समाचार पत्रों में खबरें छपी है कि अब आबकारी नीति को निजी ठेकेदारों को सरकार देने जा रही है, बदलाव करने जा रही है। आखिर क्यों? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव कर स्वयं सरकार अपने हैंडओवर कर सरकार चलाने का निर्णय लिया। अब उस नीति को खुद बदल रहे हैं और कि अब निजी हाथों को देने की तैयारियां की जा रही है। आखिर क्यों? सूत्रों के मुताबिक आबकारी विभाग ने नई नीति का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। नई नीति को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बताया जा रहा है। उद्योग जगत, बार संचालकों और विदेशी ब्रांड प्रतिनिधियों से राय मशवरा हो चुका है। सरकार का मानना है कि ठेका पद्धति लागू होने से बाजार में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे सरकार को लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त आमदनी होगी। साथ ही अवैध शराब पर रोक भी लग सकेगी। अवैध शराब का धंधा करने वाले ये कांग्रेस की पिछली सरकार और कांग्रेस के लोग जो लगभग 3200 करोड़ रुपए के घोटाले में लिप्त हैं, जिनको पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का संरक्षण प्राप्त था, जिनके कार्यकाल का आबकारी मंत्री जेल की सलाखों के पीछे है, तमाम आईएएस के अधिकारी शराब घोटाले में पीछे जेल की सलाखों के पीछे हैं, वो हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो चोर होता है, जो डकैत होता है, पद्धति कोई भी हो, वो उसमें चोरी कर लेता है। छत्तीसगढ़ सरकार की राजस्व बढ़ाने की मंशा में शुरू हुई यह कवायद अब सियासी बहस में बदल गई है। ठेका पद्धति लागू होगी या नहीं, यह तो आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि शराब नीति पर सियासत का नशा फिलहाल उतरने वाला नहीं है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में इस समय शराब नीति पर सियासत जारी है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। तौकीर रजा बीजेपी के नेता आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से ही। सर, पहला सवाल मेरा आपका रहेगा, चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं तौकीर जी, शराब नीति को लेकर सियासत शुरू हुई है, लेकिन शराब नीति में आखिर बदलाव की जरूरत आन क्या पड़ गई? आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि बदलाव समय की मांग है। समय की मांग के हिसाब से बदलाव सरकार की नीतियों में आता रहता है। आज जो ठेका पद्धति चल रही है, इसके पहले भी तो ठेका पद्धति आपकी सरकार में पूर्ववर्ती जो अविभाजित मध्य प्रदेश में जब सरकारें थी, तो तब तक तो कई वर्षों तक चली। कभी तो आपने नहीं बोला, क्या उस समय बहुत ज्यादा घोटाला नहीं होता था? मतलब आपने दिखा, लेकिन हम तो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं। आज जो लाइसेंस है वो बाकायदा जितने लाइसेंस दिए जा रहे हैं उस लाइसेंस से जीपीएस सिस्टम के साथ उसमें निगरानी तक की जा रही है। तो घोटाले की कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य हो रहा है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ हम काम कर रहे हैं। और आप बता रहे घोटाला, जिसने खुद इतना घोटाला किया 3200 करोड़ से ज्यादा का, जिसमें आपके मंत्री, पूर्व मंत्री अंदर है, और आप हमें बताते हैं घोटाला किया। घोटाला आपने किया, हमारी सरकार ने हमेशा इल्जाम लगाया है
प्रवृत्ति हमारी डॉक्टर मनसी जी की सरकार 15 वर्षों में इतना अच्छा कार्य करी, आपने हमेशा उनके पर इल्जाम लगाया। भूपेश बघेल जी ने जब चुनाव के समय में 2018 में इतना ज्यादा उनके पर इल्जाम लगाया और इतना ज्यादा लगा दिया, उसके सरकार में आ गए। लेकिन एक व्यक्ति को किसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कर पाए, अपने आरोप को साबित कर पाए, नहीं कर पाए। लेकिन आज आपके नेता अंदर और साबित हो रहे हैं कि आपने घोटाला किया, आपने नशाखोरी को बढ़ावा दिया, आपने ऐसा नशे का जो है जंगल में धकेल दिया था कि उड़ता जो पंजाब है उस प्रकार से उड़ता छत्तीसगढ़ चलाने लगा था। हमने अगर एक नीति बनाई है तो उसमें एक लगाम लगा के रखी है, और अगर ठेका पद्धति ला भी रहे तो उसमें कॉम्पिटिशन होगा, राजस्व बढ़ेगा। राजस्व बढ़ने से प्रदेश के विकास में काम आएगा। प्रदेश की जो चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो जितने भी जो विकास के काम होते हैं वो राजस्व से होते हैं। ठीक है सत्य प्रकाश जी, अब शराब नीति की पद्धति में यदि बदलाव हो रहा है तो सर दिक्कत क्यों हो रही है? अभी तौकीर रजा जी ने बोला कि राजस्व बढ़ेगा तो विकास में काम आएगा, राजस्व बढ़ेगा तो तमाम चीजें होगी। मैं तो बोलता हूँ कि ये चीज सुन के मेरे को खुद शर्म आएगी। मैं खुद शर्म से यहाँ पे पानी पानी हो चुका हूँ कि अब शराब से विकास करना चाहते हैं। मतलब चाहते हैं कि प्रदेश की जनता शराब में लिप्त हो ताकि सरकार राजस्व कमाए, ताकि सरकार शराब नीतिकरण बदलते रहे, युवा उसमें लिप्त रहे, महिलाएं परेशान रहे, महिलाएं दर दर भटकती रहे। ये चाहते हैं। इनका जो उद्देश्य है वो इसी से समझ में आता है कि इनके प्रवक्ता क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसलिए देखिए एक सीधी बात, रमन सिंह जी की शराब नीति थी और उन्होंने ही बदली थी। उस समय ठेकेदार को दिया जाता था। और मैं आपको अभी बताता हूं, अभी भी जो सरकार है विष्णुदेव साय जी की सरकार है, 5 बार शराब नीति बदलाव कर चुके हैं। FL10 के 10 लाइसेंस और FL10B के 12 लाइसेंस रद्द करके सीधा शराब निर्माताओं से खरीदी हो रही। और यही आरोप दिल्ली में लगा था जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इन्होंने डाला था। अभी वही यहाँ पे नीति चल रही है, मगर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं। और मैं आपको बता दूं, हम क्यों ये बोल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं शराब कोचियों को फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है। ये कहीं ना कहीं नीति बदलाव की जा रही है किसी खास अपने आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि रमन सिंह जब सरकार थी कृतिका जी, आपको याद होगा 2012 से लेकर 2017 तक IMFL इंडियन मेड को फॉरन लिख करके मापदंडों को हटाकर उसमें कई ऐसे ब्रांड डलवाए गए, जिसके तहत 2012-13 और 13-14 में 60% और 2014-15 से लेकर 2017 तक 50% का मुनाफा जो लाइसेंस धारी उनको दिया गया, जिसके तहत 2012-13 से लेकर 17 तक 946 करोड़। ठीक है तौकीर जी, साफ तौर पर इनका कहना है कि अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगा, एक मिनट, जिसके तहत राज्य सरकार को 4400 करोड़ का नुकसान हुआ। एक मिनट तौकीर जी, मैं एक बात आपको बता, हमने उस समय जांच भी कराई, बात कर रहे थे ना भूपेश बघेल जी की, जिसके तहत समुंदर राम सिंह 9 साल तक एक रिटायर्ड व्यक्ति को मुख्यमंत्री रहते रमन सिंह ने रखा, आबकारी OSD बना कर रखा। हमारी सरकार थी, हमने जांच की, EOW की तक जांच की, 2 साल जेल में रहे, सुप्रीम कोर्ट से बेल होती है, और हमने ED तक को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री PMO में आज वो पत्र रखा हुआ है कि ED से जांच कराइए। तो किसका डर था? और अभी ये बात करते हैं, ठीक है ना, जवाब ले लेते हैं ना सर। एक महत्वपूर्ण चीज आप बताऊंगा कृतिका जी, ये बात कर रहे हैं अभी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी 32 से ज्यादा अधिकारी में आरोप लगे, सब बाहर है, सबको बेल मिल चुका, अखबारों से खबरें छप गई। क्यों बेल में? आपको मालूम है, सरकार ने इसका विरोध नहीं किया और सब अब नौकरी पे तौकीर जी, तो क्यों विरोध नहीं किया ये बता दीजिए। तौकीर जी, किस तरह से आरोप लगा रहे हैं किसी अपने के लिए ये पूरा बदलाव किया जा रहा है, निजी हाथों में पूरी शराब नीति दी जा रही है? देखिए, ये झूठा आरोप हमेशा कांग्रेस की नीति रही है, और ये उसी प्रकार से झूठ बोल के 2018 में चुनाव में जो है भूपेश बघेल जी सरकार में आए। लेकिन मैं वही तो बता रहा हूँ, एक भी आरोप तो उन्होंने साबित नहीं कर पाया। ये बता रहे हैं जिस प्रकार से, अरे साहब आपके नेता अंदर है, साबित हो गए हैं। आज 3200 करोड़ से ज्यादा घोटाला आपके नेता, आपके मंत्री अंदर है, उसके बाद हम इस प्रकार से बोलते हैं। और शर्म की बात कर रहे हैं कि शराब से जो है विकास की बात कर रहे हैं, उनको शर्म आना चाहिए। अच्छा सा 5 साल आपने घोटाला करा, दुकान के अंदर से एक शराब दुकान के अंदर दूसरी दुकान चलाते रहे, प्राइवेट दुकान चलाते रहे, जेब पे अपने पैसा भरते रहे, राजस्व का पैसा पूरा अपने जेब में भरते रहे, और आप बात करते आपको शर्म नहीं आती है? 5 साल आपको तब शर्म नहीं आई, और आज हमको शर्म आ रही, जबकि आपने गंगा जलने के बाद बंद करने की बात करते रहे। हमने बंद करने की बात कभी नहीं कही, हम ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं। अगर टेंडर हो रहा है तो ओपन टेंडर होगा, कंपटीशन होगा, नए ब्रांच आएंगे, और नए ब्रांच आएंगे तो कंपटीशन होगा, तो उससे राजस्व बढ़ेगा, तो प्रदेश का विकास होगा। इसमें बुराई क्या है? लेकिन आप जिस प्रकार से शर्मनाक बात करते हैं, तो शर्म आपको आना चाहिए था, या तो आपको वादा नहीं करना चाहिए था, और वादा किया था तो 5 साल में से पूरा करना था, आपने वादे को निभाया नहीं।
हमने वादे को निभाया है और हमने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एक एक शराब के ठेकेदार के साथ साथ एक एक दुकानों में ठीक है। हालांकि सर आपके ही द्वारा ये नीति लाई गई थी और अब इसी में ही बदलाव किया जा रहा है। के शर्मा जी से भी बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं के बयान सुने, लेकिन छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो शराब और सियासत का चोली दामन का एक वहां पर साथ रहा है। हमेशा से वो शराब घोटाले हो या शराबबंदी को लेकर चर्चाएं होती रही है, लेकिन जिस तरह से अब शराब नीति में बदलाव किए जा रहे हैं, आखिर इसकी जरूरत वाकई छत्तीसगढ़ में पड़ रही है? देखिए, शराब राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा जरिया है, कहा जा सकता है। ये हर कोई स्वीकार कर रहा है। आज यदि 12,500 करोड़ की बात हो रही है तो ये राजस्व की बात है। छत्तीसगढ़ में खनिज का राजस्व 14,000 करोड़ है, उसके बाद शराब की बारी आ जाती 12,500 करोड़। एक है। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर आप कहेंगे शुरू से चल रहा है। मध्य प्रदेश की तरह अभी आप देखिए कि दुकानों को देने की बात हो रही। मध्य प्रदेश में भी जो चिल्लर दुकान है, जहां से लोग उपभोक्ता खरीदते दुकानों से, वो भी वहां पे प्राइवेटाइजेशन में ठेका में दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय दोनों ही प्राइवेट के पास थे, दोनों ही ठेका लेते, थोक और चिल्लर, दोनों का मतलब यही समझेंगे। दूसरा, उसके बाद 2000 अजीत जोगी ने उसमें चेंज किया, थोक किया, थोक को जो सरकार के पास रखा कारपोरेशन को दे दिया और चिल्लर चलती रही। बाद में उन्होंने ये कहा कि एक एक दुकान, दो दो तीन तीन दुकान देने की बात आई। जब रमन सिंह आए तो एक व्यक्ति को एक दुकान देने की बात आई और 2017 तक ये चलता रहा। 2017 में थोक को सरकारी कर दिया गया। अब वही नीति जो है आगे चल के चला, लेकिन भूपेश बघेल ने ये किया कि जो FL10 लाइसेंस थोक को भी प्राइवेट करके अब जो दोनों ही सरकारी हो गए, कहना चाहिए, चिल्लर भी और थोक भी। अब जो है फिर से दोनों को ही कहा जा रहा है कि अभी थोक की बात नहीं हो रही, अभी चिल्लर जो दुकानें हैं उनको इन ठेकेदारों को देने की बात कही जा रही है। इससे राजस्व प्रतिस्पर्धा होगा, गुणवत्ता की बात होगी, अच्छी शराब देने की, पिलाने की बात हो रही है। ये सरकार की अच्छी नीति है कि यदि गुणवत्ता युक्त शराब पी रहे। 36% लोग छत्तीसगढ़ में शराबी हैं। क्या इनकी चिंता सरकार कर रही है? कि पारिवारिक कलह की बात है, कि समाज में जो हिंसा की घटनाएं हो रही है उनको लेकर बात हो रही है। एक शराबबंदी की बात करती है, वो कर नहीं पाती। दूसरा, जो धीरे धीरे शराबबंदी की बात रमन सरकार के समय से कही जाती रही, उस दिशा में क्या प्रयास हो रहा है? अब तो बात आ रही है कि 67 नए दुकान खुल जाएंगे और छत्तीसगढ़ में 741। बिल्कुल, यानी दोनों ही सरकारों के कार्यकाल में सर शराबबंदी की बातें तो उठी है, हो नहीं पाई, अलग बात है। और कांग्रेस प्रवक्ता से मैं ये भी जानना चाहूंगी सर, 2100 करोड़ का जो घोटाला, शराब घोटाला है, वो तो आप भूले नहीं होंगे क्योंकि पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अभी भी जेल में बंद है। देखिए कृतिका जी, साबित पहली बात, और ये देखिए इसी साबित हो रहा है। अभी आपने बोले 2100 करोड़, अभी तो राजा जी 3200 करोड़ मिल रहे थे, और अभी कुछ दिन पहले तो 500 करोड़ की भी चर्चा चल रही है। तो अभी तो यही तय नहीं हो पा रहा है। कभी ये ईडी की जांच होती है, कभी मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि बीजेपी चाहती है मुद्दे मुझे जनता को सही तथ्य पता होने चाहिए कि सरकार करना क्या चाहिए। अब ये तो जी बोल रहे हैं कि इससे बहुत फायदा होगा, निजीकरण हो जाएगा तो ऐसे कंपटीशन होगा, फायदा नहीं। मैं आपको और बता दूं, हमने तो कोई नीति नहीं बदली। के शर्मा जी ने बोला कि भूपेश बघेल जी की वही नीति थी, जिसके तहत 2020 से लेकर 2024 तक 4,636 करोड़ तक बढ़ते हुए 2023 8,430 करोड़ हमने किया। नीति तो वही थी, तो कैसे बढ़ रहा था? और ये घोटाले में बोलते और अभी कम हो रहा है। तो मैं तो बोलता, जिस समय रमन सिंह की सरकार थी उन्होंने बोला था शराबबंदी करूंगा चाहे चुनाव हार जाऊं, ये उनका बयान है। और उस समय प्रेम प्रकाश पांडेय जी और एक और कैबिनेट मंत्री का कैबिनेट बैठक में ये चर्चा हो जाता है कि 1500 करोड़ का राजस्व जो अतिरिक्त कमाई हुई है वो कौन रखेगा। ये उस समय की बात है जब ये निजीकरण चल रहा था, इसलिए बोल रहे हैं। और आज भी वही हालात है। और तौकीर राजा जी बोलते हैं हमने बंद नहीं किया। अरे अनमोल जी, आपको भी बताना चाहूंगा, हमने बल्कि 105 दुकानें बंद की, जिसके बावजूद भी राजस्व बढ़ा। इन्होंने तो 67 खोल दी और 700 दुकानें थी, उसमें 700 और बढ़ गई, क्योंकि देशी में विदेशी की बिक्री चालू हो गई। मतलब 1400 दुकानें और खुल गई और 67 से और खुल गई, उसके बाद भी राजस्व नहीं बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं घोटाला तो ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शराब में घोटाला तो इनका चल रहा है कि राजस्व क्यों नहीं बढ़ रहा है। आप दुकानें बढ़ा रहे, उसके बाद राजस्व बढ़ता जा रहा है। घोटाला कर कौन रहा है? रमन सिंह जी तो चुनाव से पहले बोल रहे थे हमारी सरकार बनेगी तो शराबबंदी करेंगे। ये छाती पीटते थे शराबबंदी को लेकर, आज सरकार में तो क्यों नहीं शराबबंदी कर रहे? गंगा की जो बात करते हैं उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 नेता ऐसे थे बीजेपी में, उनसे जाके पूछिए गंगा ने जो हाथ में किसके लिए हमने कसम खाई थी, भ्रम मत कराइए।
1% युवाओं को रोजगार दीजिए, महिलाओं की सुरक्षा कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध बढ़ रहे हैं, तो नशा बहुत बड़ा कारण है। आपकी अपराध सरकार बढ़ने का, बलात्कार बढ़ने का, चोरी डकैती बढ़ने का, इसलिए वो वो भी कहने शराबबंदी है, शराब की वजह से, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार चाहती नहीं है कि रोजगार की बात हो। वकील जी, इस बात का जवाब देना आपका दायित्व बनता है, चूंकि सत्ता में आपकी सरकार है, और जिस तरह से चूंकि सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि क्या वाकई अवैध शराब की बिक्री तो चलिए रोकने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन के शर्मा जी ने भी जिस तरह से कहा कि हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं शराब से ही एक बड़ा राजस्व सरकार को आता है, तो सरकार इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। तो क्या सर जो बाकी चीजें होंगी, जिस तरह से सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या तमाम जो आपराधिक घटनाएं होती है उसको लेकर फिर सरकार की क्या नीति है? देखिए, आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने का जो जिम्मा है बिल्कुल शासन का है, और शासन इसके लिए प्रतिबद्ध है। और जूतों बोलते हैं ना, जूतों की चमक, वर्दी की चमक जो है वो दिखना चाहिए, वो दिखेगी। और लेकिन उसके साथ साथ जो नशे की बात अगर करें तो राजस्व को बढ़ाने का कहीं ना कहीं दूसरी चीजों में हम लोग का प्रयास है। लेकिन अगर शराब से राजस्व बढ़ता है तो शराब से राजस्व बढ़ेगा, तो शराब से विकास भी बढ़ेगा। और राजस्व जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक आप विकास कैसे कर पाएंगे? आप किस प्रकार से उम्मीद करेंगे? सरकार से शराबबंदी की बात क्यों नहीं करती है? सरकार उससे क्या प्रयासरत है, और ये दिखाती है कि सरकार कितनी विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उसके कारण से कार्य कर रही है। और इसी कारण से आंकड़े जो पेश करते हैं, जो 4,000 में छोड़ी थी वो आज 12,000 करोड़ के 11,000 में पहुंच गया है आंकड़ा। तो ये बताता है कि राजस्व जिस प्रकार से बढ़ा है, तो शराब की बिक्री भी बढ़ी है, शराब पीने वाले भी बढ़े, लेकिन क्वालिटी भी जरूरी था। उसके वजह से क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, कंपटीशन पैदा करने के लिए ठेका पद्धति फिर से लागू की गई है। लेकिन उसमें इनके जैसा काम नहीं किया गया कि घोटाला हो जाए या घपला हो जाए। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी तक ओपन टेंडर होंगे, उसमें किसी प्रकार से कोई जो भी है कंपटीशन सीधा भरेगा, और उसमें जो नियम और शर्तें बहुत कड़े हैं, उसमें कहीं भी जो शराब की क्वालिटी में कोई भी कम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी। और घोटाला का कहीं गुंजाइश आप कहीं भी आप निकाल के दिखा दीजिएगा तो मान जाऊंगा। तो ये निगाह रखी जा रही है, बाकायदा जीपीएस सिस्टम लगाया दिया है, लाइसेंस सिस्टम भी दिया गया है, और लाइसेंस सिस्टम भी इस प्रकार से दिए जाए कि कोई भी अगर गलत करता है तो लाइसेंस तत्काल रद्द होने का भी जो है सत्यप्रकाश जी, ऐसे कई सारे प्रावधान के जो खामियां उसको दूर की गई हैं। ठीक है, देखिए अभी बात कर रहे हैं, अभी रायगढ़ जिले का आपको केस मालूम होगा, कुछ दिन पहले की खबर है, 20,000 लोगों की मौत हुई थी नकली शराब, क्या कार्रवाई बता दें। उससे पहले कोरबा जिले में भी 25,000 लोगों की मौत हुई थी, क्या कार्रवाई बता दें। इनके कार्यकर्ता रायपुर से कुछ किलोमीटर पे रहते थे, शराब कोचियों से परेशान होकर आत्महत्या की है, क्या कार्रवाई की बता दीजिए। तो आज तो छत्तीसगढ़ में शराब गली मोहल्ले में बिक रहा है, शराब कोचिए घूम रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो किसका संरक्षण है? इसलिए बोल रहे हैं। यहां तक कि आपको मैं बताना चाहूंगा, रायगढ़ के थाने के कुछ किलोमीटर दूर पे ही कच्ची शराब बनते पकड़ी गई थी गैलन में। किसके तहत इतने सालों से चल रहा था? हमारे कार्यकर्ताओं ने उसका पोल खोला था। तो इसी से दिखता ना, बिल्कुल तो ये इसका दायित्व तो सरकार का ही होता है। के शर्मा जी, समय में हल्की शराब बंदी हुई, 105,000 दुकानें बंद की, आज बढ़ाने के बाद राजस्व कम करने की कम हो रही है बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घोटाला इनके कार्यकाल में चल रहा है 2 साल के अंदर, किसके संरक्षण में बताइए। ठीक है सर, लेकिन कांग्रेस ने भी दावा तो किया था और वादा भी किया था कि शराब बंदी होगी। के शर्मा जी, जिस तरह से हम दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, शराब बंदी की तो यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है। जिस तरह से शराब नीति में जो पद्धति अब नई आएगी, कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पर शराब के व्यापार को बढ़ावा देने के ही लिए है। और जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि निजी हाथों में कहीं ना कहीं चली जाएगी, सीधे तौर पर दीपक बैच का कहना है कि ठेकेदारों को यहाँ पर फायदा पहुंचाने के लिए पद्धति लाई जा रही है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई छत्तीसगढ़ में शराब नीति में बदलाव की जरूरत थी, और जरूरत थी तो क्या शराबबंदी पर बात नहीं होना चाहिए था? निश्चित रूप से जी, शराबबंदी जनता की मांग है कहा जा सकता है। जन घोषणा पत्र में जब भाजपा कांग्रेस ने इसका उल्लेख किया 2018 में, जनता ने, महिलाओं ने खासकर एक बड़ा बहुमत कांग्रेस को दिया, 71 विधायक जीत के आया, उसमें शराबबंदी भी एक विषय था। लेकिन यदि नहीं हुआ तो ये कहने का मतलब है अब शराब की दुकानें नए खोल रहे हैं, शराब को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो बीच का जो कमीशन जो सरकार अभी डायरेक्ट बेच रही वो लाभ हो रहा है, वो तो ठेकेदार भी अपना कमीशन ले गई। तो ये एक बात है। दूसरी चीज ये है कि पारिवारिक कला का एक बड़ा कारण एक सामाजिक बुराई के रूप में शराब और अन्य नशा को देखा जाता है। तो आप नशा मुक्ति केंद्र भी इसकी संख्या बढ़ाएंगे क्या? कितने नशा मुक्ति केंद्र है छत्तीसगढ़ में? स्वास्थ्य खराब हो रहा है शराबियों के लिए, सरकार की क्या चिंता है? क्या उनका बीमा करने जा रही है? जब आप शराब बेच के राजस्व कमा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए किसकी जिम्मेदारी है? तो शराबियों को दोषी देते हैं। गाड़ी चला के यदि कोई पी के आ रहा है तो गाड़ी का चालान होके भी पुलिस को कितना राजस्व मिलता है? तो
कहने का तात्पर्य है कि जनता की चिंता जनहितैषी सरकार को, जनता की कैसे से उनकी सुरक्षा हुई है वो, नहीं तो महिलाएं फिर से गुलाबी गैंग के रूप में छत्तीसगढ़ में निकलना शुरू हो गया 2018-17 में जो देखने को। बिल्कुल केके जी, चलते चलते हम तौकीर जी से इसी का संक्षेप में जवाब ले लेते हैं कि वाकई जिस तरह से केके जी ने भी एक चिंता जाहिर की है और दीपक वैद्य जी का भी जो आरोप है उसका भी आप जवाब दे दीजिए बहुत संक्षेप में, चूंकि समय कम है, कि क्या वाकई निजी हाथों में दी जा रही है इस शराब नीति को और निजी लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, निजी हाथों में, इसलिए मैंने पहले कहा कि ओपन टेंडर होंगे तो ओपन टेंडर में इनके नेता भी भर सकते हैं, इनके ठेकेदार भी भर सकते हैं। तो ठेका किसी के लिए बाउंड नहीं है और किसी ऐसा है कि कोई अपने लोगों को पहुंचाने के लिए ठेका नहीं दिया जाता। ऑनलाइन ठेका रहेगा, बाकायदा सिस्टमेटिक रहता है। और उसके साथ साथ सिंडिकेट जो इनका बनाया जाता, कई लोग जो है घर घर जो बेचने को, इनके समय में तो सब घर घर ऑनलाइन पहुंचाया जा रहा था। अभी किस मुंह से बात करते हैं? शर्मनाक तो इनके लिए होता है। हमने जो बात किया, देखिए शराब की राजस्व प्रबंधन की आवश्यकता है विकास के लिए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए तौकीर जी कि जब शराब नीति से ही जब राजस्व आएगा उसी से ही जनता का विकास होगा। कुल मिलाकर आपका कहने का मकसद ही ये है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तौकीर जी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। सत्य प्रकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। के शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में शराब नीति को लेकर सियासत अब तेज हो गई। अब इस नीति में बदलाव होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस समय छत्तीसगढ़ में फिलहाल इस पर सियासत जारी है। और अब जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि क्या अब शराब नीति पद्धति को लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उसे कितने जल्दी धरातल पर सरकार लाएगी और यदि राजस्व इससे आता है तो सुरक्षा को लेकर सरकार ने क्या नीति बनाई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।